हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया वेग पर कारकों का प्रभाव। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक और देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट फैक्टर मैंने लिया है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक सांद्रता। तो देखो, कोई भी रिएक्शन हो बिना रिएक्टेंट के पॉसिबल नहीं है और जनरली ये देखा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम। समझ गए बच्चों कि जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक की सांद्रता के क्या है, समानुपाती। अभिकारक ज़्यादा होगा तो वेग ज़्यादा होगा, अभिकारक कम होगा तो वेग भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया का वेग V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता, और उसकी पावर लगाई है मैंने n। यहाँ पर बता दूं कि n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसे मैं आगे डिटेल में बताऊंगा ये क्या है। और जो k है, यहाँ पर जो k आया है ये है रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक। तो देखो n पर किस तरह डिपेंड करेगा रेट, वो इस तरह समझ सकते हैं। अगर n ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, तो ध्यान रखें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होगा। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे। कब? जब क्या हो, ऑर्डर 0 से ज्यादा हो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरह से। दूसरा है कि V जो है मतलब रेट जो है नॉट चेंज, अगर ठीक है ये V बराबर k आएगा कब, जबकि n इक्वल टू 0 हो, मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन चाहे डिक्रीज करें या इंक्रीज करें, V में कोई चेंज नहीं आएगा। ये तब होगा जब ऑर्डर क्या हो, 0। लेकिन अगर 0 से ज्यादा है, 1 2 3 4 कुछ भी है, तो इस तरह का इफेक्ट पड़ेगा, मतलब बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं इसमें। सबसे पहला ये है कि ये कह दे वो कि रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, समझ गए ना। तो V = K आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर ठीक है R की वैल्यू 1 रख दें तो यहाँ कुछ भी रहे पावर, V = K आएगा। मतलब जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर, ये 0 ऑर्डर में लें, 1 मोल पर लीटर रखें, ठीक है। ठीक इसी तरह से अब अगर हम सेकेंड ऑर्डर में आ जाए, थर्ड ऑर्डर में आ जाए, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, अगर ये देखोगे आपकी इनके लिए, मतलब अगर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, पहले यहाँ देखें आपकी ये देखो V = क्या आ जाएगा, K, V2 = भी क्या आएगा, K, V3 भी क्या आएगा, K, ये है। और अगर K जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर K अगर सेम है सब रिएक्शंस के लिए, रेट कांस्टेंट अगर क्वेश्चन में दे दे कि सेम है, तो आप पाएंगे कि V1 = V2 क्या होगा, V3। और आगे अगर थर्ड ऑर्डर ले लें तो वो भी इसी तरह से रेट बराबर आएगा। तो इस तरह से अगर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ठीक है 1 मोल पर लीटर हो तो जो रेट है वो कांस्टेंट रहेगा, अर्थात n की वैल्यू कुछ भी चेंज होगी वो k के बराबर आएगा। और अगर सभी रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट सेम है तो उनके रेट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। पहला पॉइंट ये जरूर ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, तो आप इसे नोट करें। अब देखो दूसरा केस अगर हम ये देखें कि R ग्रेटर देन 1 मोल पर लीटर, मतलब है कि जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर से ज्यादा हो, तो ध्यान रखना है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब ऑर्डर जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। देखो कैसे, और ये मान लिया जाए कि सबके लिए सेम है कि, तब की कंडीशन बता रहा हूं। जैसे फर्स्ट ये है 0 ऑर्डर, ये मान लो V1 है तो V1 K के बराबर आएगा। N1 फर्स्ट ऑर्डर में जाए, N = 1 है, V2 तो K × R के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड ऑर्डर का ये आ जाएगा और थर्ड ऑर्डर में ये आ जाएगा। अब हम ये मान लें कि जो
रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है वो है 2 मोल पर लीटर, जो कि 1 मोल पर लीटर से ज्यादा है। तो V1 किसके बराबर हो गया, K के बराबर। V2 कितना हो गया 2K, V3 कितना हो गया 4K, V4 कितना हो गया 8K। तो V1 से ज्यादा V2, V2 से ज्यादा V3, V4। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि जितना ज्यादा ऑर्डर होता जा रहा है उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन दिख रहा है, समझ गए ना। अब हम थर्ड केस में आ जाते हैं। अगर आप थर्ड केस में जाएं तो अगर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर से कम है, मान लो 1/2 है, तो इतना ध्यान रखना है, रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ऑर्डर। ऑर्डर ज्यादा तो रेट कम। आप देख लें इस तरह से रिलेशन आ रहे हैं V4 तक के इनटू R की पावर 3, तो R की वैल्यू 1/2 कर दें तो V1 कितना हो जाएगा K, मतलब जीरो ऑर्डर के लिए K आएगा, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए R/2 आएगा, तो थर्ड ऑर्डर के लिए सेकंड ऑर्डर के R/4 है, R/8। तो इस तरह से V1 सबसे ज्यादा है, मतलब जीरो ऑर्डर का रेट सबसे ज्यादा होगा और जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर की है उसके लिए रेट सबसे कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको बिल्कुल ध्यान रखें अच्छी तरह से, बिल्कुल इजी है। अगर N जीरो है, सॉरी अगर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है तो B और K बराबर होंगे, अर्थात रेट कांस्टेंट के बराबर रहेगा B। रेट बिल्कुल मतलब सबके लिए रेट एक सा रहेगा, और बाकी कंडीशंस के लिए मैंने आपको बताई तो आप इसे देखो। अब हम नेक्स्ट फैक्टर लेते हैं, वो है टेम्परेचर इफेक्ट, ताप का प्रभाव। तो देखो जनरली जितनी भी रिएक्शंस हैं उन सब रिएक्शन का जो रेट है, समझ गए ना, जितनी भी रिएक्शंस हैं उन सारी रिएक्शंस का जो रेट है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो एक्टिवेटेड होने लगते हैं। अभी हम आएंगे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कि ये क्या होती है। मतलब हर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट होने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो मिनिमम एनर्जी जो मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर दे, मतलब जिससे वो क्या हो जाए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए बिल्कुल स्टार्ट हो जाए, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है, मतलब वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, वही एक्टिवेशन एनर्जी है। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो किससे मिल जाती है, हीट एनर्जी से। मतलब जैसे ही आप टेम्परेचर दोगे तो उसकी जो हीट एनर्जी है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी, और मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एक्टिवेटेड होने लगेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक्टिवेटेड होंगे, और रिएक्शन जो है क्या होगी, उनकी कोलिजन बढ़ जाएगी और रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा। मतलब हर एक रिएक्शन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने से पहले तक एंडोथर्मिक होती है, समझ लें आप, समझ गए ना। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, समझ गए ना, वो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है या ज़्यादा है, उसके अनुसार फिर हम रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, वो टोटल ओवरऑल बताते हैं। लेकिन ये ध्यान से सुन लें कि हर एक रिएक्शन जो है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने तक एंडोथर्मिक होती है। अब हम किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके लिए एक कोफिशिएंट दिया गया है जिसको बोला गया है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट एक्चुअली में क्या है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड के डिफरेंस में मेजर किए गए दो रेट कांस्टेंट्स के क्या है, रेशियो है। मतलब ये है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको बोलते हैं तापमान जो गुणांक, TC से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम लिखेंगे K, T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 10, और ये है KT। मतलब है कि ये है KT डिग्री पर, ठीक है, मतलब T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मेजर किया रेट कांस्टेंट, और ये 10 डिग्री बढ़ा देने के बाद मेजर किया गया रेट कांस्टेंट। ये देखा गया है कि जनरली इसका जो रेशियो आता है वो 2 है या 3। इसका मतलब क्या है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर देने से रिएक्शन रेट डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है, समझ गए ना। मतलब इसका जो रेशियो है वो 2 या 3 है। ये कह रहा है कि ज्यादातर रिएक्शंस के लिए मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, ये लिखा है मैंने, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के लिए इसका जो वैल्यू है वो 2 या 3 है। इसका मतलब है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर देने से ज्यादातर रिएक्शंस का जो रेट है वो डबल या ट्रिपल हो जाता है। तो T डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम यहाँ पर क्या लें,
50 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो K 25 पर और K क्या है 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये मेजर किया जाए, ये भी वही लिखा जाएगा 2 या 3। अब हम आएंगे कि 10 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर चेंज करें तो रिएक्शन रेट में कितना चेंज आएगा, तो उसको हम एक रिलेशन से और व्यक्त करते हैं। तो पहले आप इसे नोट करें। बच्चों समझ गए होंगे कि अभिक्रिया का वेग ताप वृद्धि से बढ़ता है क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा के अवशोषण से सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव तापमान गुणांक से देते हैं जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर मापे गए वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। तो 10 डिग्री का अंतर मतलब 25 डिग्री और 35 डिग्री पर मेजर किए गए जो ये वेग स्थिरांक हैं, इनका अनुपात ही क्या कहलाता है TC। TC की वैल्यू ज्यादातर अभिक्रियाओं के लिए 2 या 3 है, मतलब अधिकतर अभिक्रियाओं का वेग दुगना या तिगुना हो जाता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देने से। तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो, अगर मान लिया जाए कि आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट रिएक्शन का दे रखा है और आपको 2 टेम्परेचर की लिमिट बता दी गई है कि यहां से लेके यहां तक टेम्परेचर चेंज किया गया है, तो बताएं कि रेट में क्या चेंज आएगा। तो एक रिलेशन होता है V2 अपॉन V1 इक्वल टू TC का पावर डेल्टा T अपॉन 10, जहां V1 क्या है रेट एट लो टेम्परेचर, V2 क्या है रेट एट हाई टेम्परेचर, मतलब रिएक्शन रेट है ना। TC तो वही हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट। डेल्टा T कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो T2 माइनस T1, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। अब चाहे वो डिग्री सेंटीग्रेड में हो और चाहे केल्विन में, डिफरेंस सेम आएगा। मान लिया जाए कि A से B एक कोई रिएक्शन चल रही है, TC आपको दे रखा है 2। वो ये कह रहा है कि इस रिएक्शन में जो टेम्परेचर है वो 250 डिग्री से कहां तक इंक्रीज कर दिया गया 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम 250 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चेंज इन द रेट, तो रिएक्शन रेट में क्या चेंज आया होगा। यदि तापमान 250 डिग्री से 300 कर दें तो क्या परिवर्तन होगा अभिक्रिया वेग में। तो देखो पहले डेल्टा T कैलकुलेट करेंगे, तो हम लिखेंगे 300, समझ गए ना, हम क्या लिख रहे हैं 300 माइनस 250, तो ये डिफरेंस कितना आ गया 50। तो V2 अपॉन V1 इक्वल टू 2 की पावर 50 अपॉन 10, मतलब V2 अपॉन V1 इक्वल टू 2 की पावर कितना लिख देंगे 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल टेम्परेचर जो रेट वेलोसिटी है, या हम कहें कि जो फाइनल रेट है वो इनिशियल रेट से कितने टाइम्स बढ़ जाएगा 32 टाइम्स, समझ गए ना। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चंस होते हैं। और भी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका एक्टिवेशन एनर्जी से क्या रिलेशन है, इसको हम पढ़ेंगे। एक इक्वेशन आएगा आर्हीनियस इक्वेशन, तो आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में, पूरी डिटेल बताऊंगा। इसके जो ग्राफ्स हैं एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड हम उसमें लेंगे। अभी यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि रेट सीधा है कि आपको कि V जो है इंक्रीजेस, ठीक है, विद T इंक्रीज, V डिक्रीजेस विद T डिक्रीज। ये बात है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का, मैंने आपको ये बताया, तो आप इसे नोट करें। अब देखो तीसरा जो फैक्टर है और वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, अभिकार या अभिकारकों की प्रकृति। तो देखो कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं जो आयनिक नेचर के हैं, जैसे कि एसिड्स हैं, बेसिस हैं, सॉल्ट्स हैं, जिनको हम एक्वस मीडियम रखते ही ये क्या हो जाते हैं आयोनाइज्ड हो जाते हैं, आयनों में ब्रेक हो जाते हैं, किसी प्रकार की कोई एनर्जी की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, और फिर ये आइंस तुरंत दूसरे आइंस से रिएक्शन करते हैं और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब इनकी रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो जो आयनिक कंपाउंड है वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन देते हैं, अर्थात इनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हाई होता है, समझ गए ना। जबकि जैसे कि हम प्रेसिपिटेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, आप ये देखोगे फास्ट रिएक्शंस में आती हैं। जबकि कोवलेंट या मॉलिकुलर जो रिएक्टेंट्स हैं, जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं,
इनमें रिएक्शन स्लो रेट से चलती हैं। इनके लिए हीट की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि इनमें पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, उसके लिए एनर्जी चाहिए, और फिर बॉन्ड मेकिंग होती है जिसमें एनर्जी चाहिए भी हो सकती है, निकल भी सकती है। तो वो बहुत ही मेजरेबल और स्लो रेट से चलती है। जैसे ऑयल है, ठीक है, ऑयल हो गया या फैट हो गई, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में अल्कोहल्स हो गए, मतलब बहुत सारे ऐसे रिएक्टेंट्स हैं, उनमें बहुत ही स्लो रेट से रिएक्शन चलती है। जैसे कि हम कहें एस्टिफिकेशन है, एडिशन है, एलिमिनेशन है, सब्सटीट्यूशन है, हाइड्रोलिसिस है, डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। समझ गए बच्चों कि जो आयनिक यौगिक हैं या ध्रुवीय यौगिक, उनमें बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आयनिक स्पीसीज भाग लेती हैं, जैसे अम्ल क्षारों की अभिक्रिया, उदासीनीकरण, आयनों की अभिक्रिया, अवक्षेपण, बहुत ही फास्ट होती है। और हमने पढ़ा भी है कि ये किसमें आती है? तीव्र अभिक्रियाओं में। सहसंयोजी हों या आणविक हों, उनमें स्लो चलती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें बंधों का टूटने के लिए एनर्जी लगती है, फिर जाके आगे रिएक्शन होती है। तो जैसे कि एस्टीकरण है, प्रतिस्थापन, विलोपन, तो मैंने यही लिखा है कि पोलर आयनिक रिएक्टेंट, सॉल्ट, एसिड, बेसिस एंड गिव्स फास्ट रिएक्शन। ठीक है, इनमें क्या होती हैं? फास्ट रिएक्शंस होती हैं, लाइक न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, बिकॉज दीज रिएक्शन इन्वॉल्व टू आयंस। ठीक है, बट कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट्स जो है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, गिव्स मॉडरेट और स्लो रिएक्शंस। ठीक है, इनमें स्लो रिएक्शंस होती है बिकॉज दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व, ठीक है, इससे टू बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। तो फॉर दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे एस्टिफिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन, ये स्लो रिएक्शंस हैं। मतलब अगर सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन ली जाए आयनिक की और कोवैलेंट की, तो हम देखेंगे कि जो आयनिक कंपाउंड्स बहुत ही फास्ट रिएक्शन देंगे, जबकि कोवैलेंट धीरे धीरे होगी, उन्हें हीट की जरूरत होगी। तो इस तरह से इन रिएक्टेंट के नेचर का भी रिएक्शन के रेट पर इफेक्ट पड़ता है। तो हमने 3 फैक्टर्स देख लिए इसमें। ठीक है, बाकी जो फैक्टर्स बचे हैं वो हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आप इन 3 फैक्टर्स को अच्छी तरह समझें। मैं समझता हूँ अब आपको इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। ठीक है बच्चों, खूब पढ़ो और अपने जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर मुझसे शेयर करो और लाइक करो, अच्छी तरह से समझो, उसको शेयर करो। ठीक है, तो फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके।